नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081, आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 9 जनवरी सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में किसानों के लिए खुशखबरी, ट्रैक्टर, पावर टिलर एवं बीडर पर 50% तक सब्सिडी का मिलेगा लाभ, बताएंगे पूरी खबर। हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ेंगे हरियाणा के गांव, फ्री में कनेक्शन मिलेगा, 1 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा, सरकारी स्कीमों के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। हरियाणा महिला आयोग का सरकार को सुझाव, वैवाहिक जीवन बचाने को अपनाया जाए केरल का तरीका, जानिए पूरी रिपोर्ट। हरियाणा में नए वायरस का अलर्ट, अस्पतालों में लैब, ऑक्सीजन प्लांट चालू हालत में रखने के आदेश जारी, मास्क पहनने की सलाह। कांग्रेस हाईकमान ने बदली जिला प्रभारियों की सूची, हुड्डा गुट को लगा झटका, नए चेहरों को मिलेगा मौका। हरियाणा के इस जिले को मिलेगी आधुनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की सौगात, दिन रात चार्ज हो पाएंगी गाड़ियां। हरियाणा की रानिया सीट पर बदल सकता है चुनावी परिणाम, दोबारा होगी वोटों की गिनती, बताएंगे पूरी अपडेट। डल्लेवाल की हालत नाजुक, ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, बात करने में दिक्कत हो रही, MSP समेत 13 मांगों के लिए 45 दिन से अनशन जारी। हीरो स्प्लेंडर खरीदना हुआ महंगा, अब नई बाइक खरीदने के लिए चुकानी होगी इतनी कीमत। और हरियाणा के कृषि मंत्री ने सिरसा के कई गांवों का किया दौरा, किसानों को लेकर कही ये बड़ी बातें। और अब खबरें विस्तार से। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि प्रदेश में 10 जनवरी तक मौसम आमतौर पर खुश्क बना रहेगा। इस दौरान उत्तरी पश्चिमी ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे कि रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में अल सुबह धुंध छाए रहने की भी संभावना बनी हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान पलवल, सोनीपत, पानीपत, करनाल और पंचकुला में अल सुबह धुंध छाई रही, लेकिन जैसे ही दिन निकला तो आसमान में सूरज देवता भी प्रकट हो गए और अच्छी खासी धूप निकली। वहीं 10 जनवरी की रात से हवाओं में बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे उत्तर पूर्वी हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है, जिस कारण से 11 और 12 जनवरी को प्रदेश में मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा तथा ज्यादातर इलाकों में गरज और चमक के साथ हल्की से मध्यम बरसात की संभावना भी बनी हुई है। इसके बाद 13 जनवरी से मौसम आमतौर पर खुश्क व सर्द बना रहेगा। वर्तमान में हिसार में शिमला जैसी ठंड महसूस की जा रही है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में अभी भी ठंड से राहत मिलने के आसार न के बराबर हैं। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSB की तरफ से लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। आज से इन पदों के लिए आवेदन शुरू होंगे। आपको बता दें कि ये भर्ती अस्थायी आधार पर होंगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी 2025 रहेगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार के पास लाइब्रेरी साइंस में डिग्री होनी चाहिए। जनरल, OBC और EWS के लिए 100 रुपए फीस निर्धारित की गई है, तो वहीं SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप्ड और फीमेल के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में सरकारी कार्यों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और गति प्रदान करने के उद्देश्य से इन्हें हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने की तैयारी चल रही है, जिसके तहत राज्य सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के साथ मिलकर सभी पंचायतों के सरकारी संस्थानों को मुफ्त यानी फ्री में फाइबर टू द होम सर्विस यानी इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध करवाने की योजना शुरू कर दी है। इससे चंडीगढ़ या मुख्यालय से फाइलों की ऑनलाइन मूवमेंट तेज होगी। किसानों को भी इस पहल के तहत बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि वे अपने गाँव से क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से फसल मुआवजे से लेकर कई अन्य सारे काम ऑनलाइन माध्यम से कर सकेंगे। राज्य की लगभग 39% आबादी गांव में रहती है। इस योजना से तकरीबन 1 करोड़ लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा। अब ग्रामीणों को छोटे मोटे सरकारी कामों के लिए शहरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर पंचायत को 2 साल के लिए 10 मुफ्त कनेक्शन दिए जाएंगे। इन कनेक्शनों का इस्तेमाल सरकारी कामकाज को डिजिटल बनाने के लिए होगा। इसका उद्देश्य डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाकर ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना और उन्हें हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करवाना है। कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट को बड़ा झटका दिया है। प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदय भान द्वारा 18 दिसंबर को जारी की गई जिला प्रभारियों की सूची को निरस्त कर दिया गया है। यह कदम प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया और शहर प्रभारी जितेंद्र बघेल के हस्तक्षेप के बाद उठाया गया। माना जा रहा है कि इस सूची को तैयार करते समय इन दोनों नेताओं से कोई विचार विमर्श नहीं किया गया था। उदय भान की जारी की गई सूची में हुड्डा गुट के नेताओं को तरजीह दी गई थी, जिस कारण से कुछ नेताओं ने इसका विरोध दर्ज कराया था। इसके बाद बाबरिया और बघेल ने इस पूरे मामले की जानकारी हाईकमान को दी। हाईकमान ने इसके
उसके अगले ही दिन यानी एक पत्र जारी कर इसकी सूची को ही निरस्त कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि उदयभान द्वारा दी गई सूची को फेरबदल के बाद रिवाइज किया जाएगा। हालांकि बाबरिया और बघेल ने नए सिरे से एक नई सूची तैयार कर पुरानी लिस्ट को पूरी तरह से बदल दिया। ऐसा माना जा रहा है कि इस फैसले से पार्टी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि प्रदेश में अब संगठन एक तरफा नहीं चलेगा। सूची में नए लोगों को शामिल करने के अलावा यूथ कांग्रेस और लीगल टीम के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जा सकता है। जितेंद्र बघेल ने कहा है कि 2 से 3 दिनों में सूची जारी कर दी जाएगी। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नई सूची के जारी होने के बाद पुरानी सूची में शामिल कुछ नेता नाराज होकर नया मोर्चा खोल सकते हैं। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा है कि ग्रामीण विकास को गति देने के लिए पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निरंतर विकास कार्य लगातार करवाए जा रहे हैं। पिछले 5 सालों के दौरान जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों द्वारा कुल मिलाकर 5,583 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि केंद्र और राज्य से प्राप्त पैसे को 3 महीने के अंदर विकास कार्यों पर खर्च किया जाए। यदि 3 माह के अंदर यह राशि खर्च नहीं की जाती है तो संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। कृष्णलाल पंवार ने कहा कि पंचायत विभाग द्वारा शमशान घाट, कब्रिस्तान में 4 दीवारी, रास्ता पक्का करना और शेड बनाने के कार्य को प्राथमिकता पर लिया गया है। साथ ही 1000 गाँव में ई लाइब्रेरी खोली जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले चरण में 2200 तालाबों का सुधारीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा 250 गाँव में ओपन जिम स्थापित किए जा रहे हैं और 1000 गाँव में फिरनी को पक्का किया जा रहा है। इसके अलावा विभाग द्वारा एक नई पहल की जा रही है जिसके तहत 1000 गाँव में महिला सांस्कृतिक केंद्र खोले जाएंगे जहाँ महिलाएं कीर्तन इत्यादि कर सके। हरियाणा में परिवारों को टूटने से बचाने के लिए प्रदेश सरकार से राज्य महिला आयोग केरल मैरिज मॉडल लागू करने की सिफारिश करेगा। हाल ही में संपन्न हुई राष्ट्रीय महिला आयोग की बैठक में इस मॉडल को पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य शादी के बाद पैदा होने वाले विवादों को कम करना और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करना है। आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने बताया कि इस मॉडल के तहत दंपत्ति को एक दूसरे को समझने का अच्छा मौका मिल पाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि केरल में विवाह पंजीकरण से पहले काउंसलिंग होना जरूरी होता है। वहाँ शादी से पहले लड़का और लड़की की 5 से 7 दिन तक काउंसलिंग की जाती है, जिसमें दोनों अपने निजी जीवन, पारिवारिक बैकग्राउंड, पैसे या फिर बाकी तथ्यों को एक दूसरे से साझा करते हैं। यदि किसी मुद्दे पर परिवार में मतभेद होता है तो वे आपस में दूरी बना लेते हैं, जिससे कि शादी के बाद परिवार टूटने से बच जाते हैं। अध्यक्ष रेणु भाटिया ने बताया कि कई बार दंपत्ति बिना एक दूसरे को समझे ही शादी के बंधन में बन जाते हैं। वह अपनी कमियों को छुपाते हैं जो शादी के बाद उजागर होती है। इससे परिवारों में बिखराव पैदा होता है। ऐसे में परिवारों को शादी के बाद बिखरने से बचाने के लिए केरल मैरिज मॉडल एक अच्छा कदम साबित हो सकता है। हरियाणा में भी इस मॉडल का अध्ययन कर इसे लागू किया जाएगा। हरियाणा सरकार की प्रोत्साहन नीति की बदौलत सूबे के किसान परंपरागत खेती का मोह त्याग कर ऑर्गेनिक और बागवानी खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी कड़ी में अब किसानों को जिलावार मशरूम प्रोडक्शन और कंपोस्ट यूनिट लगाने पर 40% की सब्सिडी दी जा रही है। सरकार का कहना है कि इस प्रयास से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जिला बागवानी अधिकारी नेहा यादव ने कहा कि जिला में उद्यान विभाग हरियाणा द्वारा विभागीय स्कीम के तहत गुरुग्राम जिला में एक मशरूम कंपोस्ट व एक मशरूम प्रोडक्शन यूनिट लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों ही यूनिट की अधिकतम यूनिट कॉस्ट 20 लाख रुपए निर्धारित की गई है, जिसमें से 40% सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ जिला में नेट हाउस व पॉली हाउस के लिए भी 4000 स्क्वायर मीटर का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 50% राशि सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 20 HP तक की क्षमता के एक ट्रैक्टर पर करीब 50% सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा। साथ ही जिले में एक पैक हाउस व प्याज भंडारण कक्ष के लिए 50% तक और पावर टिलर एवं बीडर पर 40 से 50% सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अनुदान योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान hotnet.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अनुदान राशि विभागीय गाइडलाइंस के अनुसार दी जाएगी। हरियाणा की एक विधानसभा सीट पर चुनावी परिणाम बदल सकता है। यहाँ सिरसा जिले के रानिया सीट पर ईवीएम और बैलेट बॉक्स का दोबारा से मिलान किया जाएगा। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी के यहाँ से प्रत्याशी रहे सर्वमित्र कंबोज ने चुनाव आयोग में अपील दायर की थी। जिला निर्वाचन अधिकारी यानी DEO की तरफ से इस अपील को स्वीकार करते हुए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कुछ महीने पहले हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में रानिया विधानसभा सीट से कड़े मुकाबले में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यानी INLD के प्रत्याशी अर्जुन चौटाला ने जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सर्वमित्र कंबोज दूसरे स्थान पर रहे थे। दोनों के बीच हार जीत का अंतर 4191 वोटों का रहा था। इस सीट से पूर्व की बीजेपी सरकार में बिजली मंत्री रहे रणजीत सिंह चौटाला ने भी चुनाव लड़ा था। कांग्रेस प्रत्याशी सर्वमित्र कंबोज ने बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग से कुछ बूथों पर वोटों की गिनती में गड़बड़ी की आशंका जताकर ईवीएम की दोबारा से जांच करवाने की मांग की थी और इसके लिए बाकायदा निर्धारित फीस भी जमा करवाई गई है। नोटिस में लिखा गया है कि अपील करने वाले उम्मीदवार सर्वमित्र कंबोज और जीतकर विधायक बने INLD नेता अर्जुन चौटाला के साथ अन्य पार्टियों व निर्दलीय
लड़े उम्मीदवार भी प्रोसेस की चेकिंग के समय मौजूद रहे। यह चेकिंग 9 जनवरी यानी आज से 13 जनवरी के बीच सिरसा के ट्रैफिक पार्क के नजदीक वेयर हाउस में सुबह 10 बजे से की जाएगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि हरियाणा की 75% आबादी बीपीएल श्रेणी में शामिल हो चुकी है। यह आंकड़ा विधानसभा में पेश किया गया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई हंगामे के चलते भेंट चढ़ गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसकी वजह आय का तय मानक यानी 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए किया जाना बताया। पिछले महीने दिसंबर 2024 में प्रदेश में सबसे ज्यादा 51.90 लाख बीपीएल कार्ड और 2.1 करोड़ लाभार्थी हो गए। वर्तमान में प्रदेश की कुल आबादी 2.80 करोड़ है और बीपीएल धारक कुल आबादी का 75.36% हो चुका है। इन आंकड़ों पर अधिकारी भी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। बता दें कि राज्य के बीपीएल परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज हर महीने निःशुल्क यानी फ्री दिया जाता है। इसके अलावा 40 रुपए प्रति लीटर की दर से 2 लीटर सरसों का तेल और 13.5 रुपए प्रति केजी के हिसाब से 1 किलोग्राम चीनी दी जाती है। मुख्यमंत्री द्वारा परिवारों को ग्रामीण क्षेत्र में 100 गज का प्लाट देने की घोषणा भी की गई है। जो लाभार्थी उज्ज्वला योजना के तहत आते हैं उन्हें सरकार 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर भी दे रही है। इसके अतिरिक्त जो लोग चिरायु या आयुष्मान योजना के दायरे में आते हैं उन्हें 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क यानी फ्री इलाज की सुविधा भी इस समय हरियाणा सरकार द्वारा दी जा रही है। राजधानी दिल्ली गुरुग्राम से जयपुर के दौरान हाईवे के पास मानेसर में जल्द ही एक अत्याधुनिक ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारियां चल रही हैं। बढ़ती इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को देखते हुए नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी NHEV ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। हरियाणा राज्य औद्योगिक और आधारभूत संरचना विकास निगम के परिसर के पास इसे स्थापित किया जाएगा। इसके लिए जमीन चिन्हित हो चुकी है और अब NHEV ने हरियाणा सरकार और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह को प्रस्ताव भेज दिया है। इस चार्जिंग स्टेशन पर 100 से अधिक चार्जिंग पॉइंट्स होंगे, जिसमें 75 AC और 25 DC चार्जर शामिल होंगे। इसकी क्षमता एक दिन में 1500 से अधिक वाहनों को चार्ज करने की होगी। यहाँ 24 घंटे 7 दिन चार्जिंग सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिससे कि वाहन चालक रात में भी गाड़ी चार्ज कर पाएंगे। चार्जिंग स्टेशन पर खान पान और अन्य जरूरी सुविधाओं की भी व्यवस्था होगी। दिल्ली जयपुर हाईवे को ग्रीन एनर्जी हाईवे के रूप में विकसित करने की योजना के तहत इस चार्जिंग स्टेशन का निर्माण हो रहा है। गुरुग्राम में पहले से ही देश के 2 सबसे बड़े ईवी चार्जिंग स्टेशन मौजूद हैं। सेक्टर 86 में बने चार्जिंग स्टेशन में 121 चार्जिंग पॉइंट्स हैं, जहां 1000 से अधिक गाड़ियां चार्ज हो सकती हैं। वहीं सेक्टर 52 का चार्जिंग स्टेशन भी 100 गाड़ियों की चार्जिंग क्षमता के साथ काम कर रहा है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि हमारे प्रदेश के कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। आधुनिक तकनीक और जैविक खेती के जरिए हम और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं और हरियाणा को कृषि, फल और सब्जी उत्पादन में सिरमौर बनाते हुए निर्यात के क्षेत्र में भी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बुधवार को सिरसा जिले के गाँव मल्लिका, खारी सुरेरा, अबूब शहर व फल उत्कृष्टता केंद्र मांगियाना का दौरा किया और प्रगतिशील किसानों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने किसान हित में अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं, जिनका सीधा लाभ हरियाणा के किसानों को मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 24 अधिसूचित फसलों को MSP पर खरीदने का भी निर्णय लिया है, जो कि देश भर में सर्वाधिक है। इससे प्रदेश के किसान आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं। कृषि मंत्री ने गांव मल्लिका में प्रगतिशील किसान जसजीत सिंह संधू का फार्म पर गुजरात, मध्य प्रदेश व हरियाणा के प्रगतिशील किसानों से मुलाकात की और किसानों को बेहतर कृषि सुविधाएं देने को लेकर विस्तार से चर्चा भी की। तत्पश्चात कृषि मंत्री ने खारी सुरेरा में किसान उत्पादक संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की तथा गाँव अबूब शहर में किन्नू वैक्सीन प्लांट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने यहां पर किन्नू की छटाई, ग्रेडिंग, कोल्ड रूम एवं स्टेजिंग इकाई, प्री कूलिंग इकाई, कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट व अन्य सुविधाओं की विस्तार से जानकारी ली। हरियाणा में HMPV को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में अभी तक HMPV का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन देश में नए वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क मोड में आ गया है। विभाग ने सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में RT-PCR लैब में पूरा स्टाफ रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी CMO को निर्देश देते हुए कहा है कि HMPV लक्षण वाले मरीजों के चेकअप अस्पताल के फ्लू वार्ड में ही किए जाएं। संक्रमण से जुड़े मामलों के लिए सभी स्वास्थ्य केंद्रों में आइसोलेशन वार्ड और फ्लू वार्ड बनाए जाएंगे। सरकार के निर्देश के बाद सभी अस्पतालों में निगरानी भी बढ़ा दी गई है। साथ ही बच्चों और बुजुर्गों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। वहीं हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने कहा है कि हरियाणा में HMPV के संक्रमण का कोई केस सामने नहीं आया है, फिर भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। प्रदेश के सभी सिविल सर्जन को इन्फ्लुएंजा, HMPV, RSV एवं सांस से संबंधित अन्य बीमारियों के इलाज के लिए उचित प्रबंध करने के निर्देश दे दिए हैं। दिशा निर्देश पर स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के महानिदेशक की ओर से भी सिविल सर्जन को एडवाइजरी जारी की गई है।
टेक कंपनी सैमसंग ने अपने एनुअल लॉन्चिंग इवेंट गैलेक्सी अनपैक्ड 2025 की डेट अनाउंस कर दी है। यह इवेंट 22 जनवरी को अमेरिका के कैलिफोर्निया में होगा, जो कि भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे लाइव होगा। इवेंट में कंपनी स्मार्टफोन की अपनी फ्लैगशिप एस सीरीज लॉन्च करने जा रही है। इसमें गैलेक्सी S25, गैलेक्सी S25 प्लस और गैलेक्सी S25 अल्ट्रा शामिल होंगे। इसके अलावा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि कोरियन कंपनी गैलेक्सी ट्राईफोल्ड फोन और गैलेक्सी S25 स्लिम फोन भी पेश कर सकती है। ब्रांड ने स्मार्टफोन के लिए प्री बुकिंग शुरू कर दी है। देश भर के ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स पर 2000 रुपए की टोकन मनी देकर प्री बुकिंग कर सकते हैं। प्री बुकिंग करने वाले ग्राहकों को नए गैलेक्सी एस सीरीज डिवाइस खरीदने पर 5000 रुपए तक का फायदा मिलेगा। कंपनी कह चुकी है कि नए सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज के सभी मॉडल एडवांस और नेक्स्ट जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सैमसंग S25 को 79,999, S25 प्लस को 99,999 और S25 अल्ट्रा को 1,29,999 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है। गैलेक्सी S25 सीरीज के फोन की बैटरी का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन स्मार्टफोन में 45 वाट फास्ट चार्जिंग स्पॉट के साथ 5500 mAh की बड़ी बैटरी मिल सकती है। दोपहिया वाहनों में भारतीयों की पहली पसंद और इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा बिक्री का रिकॉर्ड रखने वाली हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल खरीदना अब महंगा हो गया है। साल 2025 में कई ऑटोमेकर्स ने अपनी बाइक और कार की कीमतों में इजाफा किया है और अब इसमें हीरो कंपनी का नाम भी शामिल हो चुका है। हीरो स्प्लेंडर प्लस की एक शोरूम प्राइस की बात करें, जो कि पहले 75,441 रुपए से शुरू हो रही थी, अब हीरो मोटोकॉर्प्स की वेबसाइट पर इस कीमत में बदलाव देखने को मिल रहा है। इस मोटरसाइकिल की कीमत में 1735 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है, यानी अब दिल्ली में हीरो स्प्लेंडर प्लस की एक शोरूम प्राइस 77,176 रुपए हो गई है। इस मोटरसाइकिल के टॉप मॉडल की कीमत 79,926 रुपए पहुंच गई है। वहीं देश के अलग अलग राज्यों में इस कीमत में अंतर देखने को मिल सकता है। यह मोटरसाइकिल 70 किलोमीटर प्रति लीटर के माइलेज का दावा करती है। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 50 अंक की गिरावट के साथ 78,148 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स दिन के निचले स्तर 77,486 से 662 अंक संभला। वहीं निफ्टी भी 18 अंक की तेजी के साथ 23,688 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 14 में तेजी और 16 में गिरावट देखने को मिली, तो वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 22 में तेजी और 28 में गिरावट देखने को मिली। रिलायंस, TCS, ITC और एयरटेल ने बाजार को ऊपर चढ़ाया, जबकि HDFC बैंक, जोमेटो, ICICI बैंक, TCS, लार्सन एंड टूब्रो और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बाजार को नीचे खींचने का काम किया। एशियाई बाजार में जापान के निक्केई में 0.26% की गिरावट रही, जबकि कोरिया की कोस्पी में 1.16% की तेजी देखने को मिली। वहीं चीन का संघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.016% तेजी के साथ बंद हुआ। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 238 रुपए बढ़कर 77,364 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत की बात करें तो 29 रुपए चढ़कर 89,530 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 72,400 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 78,970 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।